दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक, और आप सभी के बीच जो है आंसर राइटिंग का एक नया कोर्स लेकर के आया हूं दोस्तों। और ये क्लास जो है रेगुलर चलेगी। आपकी पहली क्लास हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी। हमारी सभी फ्री क्लासेज और फ्री कंटेंट के लिए आप हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप जो है ज़रूर डाउनलोड करें। तो आज के दो प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का ये दूसरा पार्ट चल रहा है और इस पे हम लोग क्या क्या देख रहे हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न होगा कि गुप्त युग साहित्य के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। तो 125 शब्दों में ये इसको लिखना है। 125 शब्द आपको मिल जाएंगे। आप विभिन्न जो है राइटर्स, साहित्यकार, उनके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस पर हम लोग डिटेल वार्तालाप करेंगे। साथ ही जो दूसरा हमारा प्रश्न है वो है दोस्तों कि बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में संक्षेप में चर्चा करें और भारतीय संस्कृति में उनका क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताना है। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ ही साथ जो है फ्री आंसर राइटिंग के साथ साथ जो है हमारे मेंस का बैच शुरू हो चुका है, जिसकी फीस मात्र 4500 है। और आपको 3 दिन में और जो है 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि आपको इस पे भी हम देख रहे हैं लगभग जो है आपको 30% यानी कि 1400 की और छूट मिल जाएगी। लगभग जो है ये आपका कोर्स जो है वो 3100 के आसपास में मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर देखें। इसमें क्या क्या हम लोग देंगे दोस्तों। 180 लाइव क्लासेस होंगी, 400 से अधिक प्रश्न मिलेंगे आपको, कॉपी भी चेक होगी आपकी, और ये सारे टॉपिक जो है कवर होंगे। आज से ही डेमो क्लास जो है इस क्लास को रूप में हम लोग IR से शुरू करेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा अन्य बैच जो है वो हमारा प्रीलिम्स स्पेशल बैच शुरू हुआ है, जो कि मात्र 2100 में अभी मिल रहा है 30% डिस्काउंट के साथ। सेल 30 आप जो है ऐप पर जाएंगे, सेल 30 लागू कर देंगे। सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हैं। ऐसे जो स्टूडेंट हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये कार्यक्रम है दोस्तों। और साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका यहां पर एक और बैच, फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स का शुरू हुआ है, प्री कम मेंस का, वो शुरू हुआ है। मात्र इसकी फीस 6999 है, जिसमें आपको अभी जो है 4900 मात्र पे करने हैं। सिर्फ 200 लोगों के लिए है ये, और ये इस पर भी सेल 30 आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है कि गुप्त साहित्य के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। अब इस पे हम लोग डिटेल समझेंगे कि पहले क्या क्या लिखना है। गुप्त साहित्य जो है, गुप्त युग के साहित्य को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो हम गुप्त साहित्य का थोड़ा सा इंट्रो देंगे। इंट्रो का अर्थ ये हुआ कि भारतीय, हम देखते हैं ना, गुप्त काल जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। चाहे वो टेम्पल आर्किटेक्चर हो, चाहे लिटरेचर हो, संस्कृत जो है साहित्य का ये चरम रहा है। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य जो कि एकदम क्लिष्ट संस्कृत का भी एक रूप माना जाता है। तो आपको एक तो लिखना है क्या, इसका इंट्रो, इसका इंट्रो देना है। इंट्रो यानी कि 2 से 3 लाइन आप क्या करेंगे, इंट्रो देंगे कि क्या क्या चीजें जो है गुप्त साहित्य में, किस प्रकार का साहित्य है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि गुप्त राजाओं द्वारा जो है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत के विद्वानों, कवियों को उन्होंने क्या किया था, उदारता पूर्वक मदद की थी। संस्कृत भाषा की समृद्धता जो है इसमें आती है, और इसमें जो प्रमुख हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के साहित्यकार हैं, चाहे वो भाषा उनकी जो है हम देखेंगे तो उस समय जो लोग सुशिक्षित थे, और साथ ही इनकी जो भाषा जो है कवियों, नाटककारों, विद्वानों आदि के माध्यम से क्या बन गई, आम जन की भाषा बन गई थी, ठीक है ना। इस अवधि में आप देखते हैं कि संस्कृत के कार्य जो है वो अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर जाता है, जिसमें कुछ लोगों की बात करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे हमारे महाकवि कालिदास, कवि कालिदास जो है उनकी बहुत सारी सुंदर कविताएं हैं, उनके लेख हैं, और संस्कृत में उनकी रचनाओं को साहित्य रत्न माना जाता है। तो पहला जो है
प्रमुख साहित्यकार, सीधे हम आ जाएंगे उत्तर पे। 125 प्रश्न में है ये, प्रमुख साहित्यकार। कवि एवं नाटककार, इनके बारे में लिखना है। पहले हम लोग थोड़ा सा आज से मैं क्या बताऊंगा आपको कि फ्रेमिंग कैसे करते हैं। इन नाटककारों के बारे में आप लिख लेंगे, जिसमें पहला नाम जो है कालिदास का आता है। क्लियर है? पहला नाम किसका आता है? कालिदास का। ठीक है ना? इनकी साहित्य रचनाएं जो है इनको आप लिखेंगे। साथ ही अगर हम बात करें इनकी जो है विभिन्न नाटक, विभिन्न कविताएं, जिसमें उनकी कविता जो है अगर हम देखें मेघदूतम, ऋतंबरा के बारे में बताया गया है। मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम, इस तरीके के हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण है इसमें अगर हम इतिहास उनके साहित्यकार की बात करें तो विशाख दत्त। ठीक है ना? विशाख दत्त जो है ये भी बहुत बड़े नाटककार माने जाते हैं, और इनके ऐतिहासिक नाटकों को अब जो सबसे प्रमुख इनकी है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाख दत्त के बारे में आप लिखेंगे। तो विशाख दत्त का नाम जो है आपको ये भी नाटककार, रचनाकार माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो शूद्रक जो है उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम या इसको टॉय कार्ड भी कहा जाता है। टॉय कार्ड मतलब कि खिलौने की गाड़ी, इस तरीके का, जिसमें सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का एक बड़ा स्रोत देखने को मिलता है। तो तीसरा जो है हमारा कौन हो जाएंगे? शूद्रक। क्लियर है? शूद्रक के बारे में आप लिखेंगे। और 4 से 5 अगर आपके नाम याद हैं, हरिशेन जैसे गुप्त काल में बहुत महान कवियों में और नाटककारों में हरिशेन का नाम आता है। समुद्रगुप्त की वीरता का जो है प्रशंसा करते हुए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं हरिशेन ने, जो कि आपके प्रयाग स्तंभलेख यानी कि इलाहाबाद स्तंभलेख में मिलते हैं। और एक और लास्ट के हैं आपके भास, जिन्होंने कई नाटक लिखे हैं। भास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं को आप लिख सकते हैं। यानी कि हमें किन की बात करनी है? हरिशेन की बात करनी है और भास की बात करनी है। ठीक है ना? हरिशेन की बात करनी है और भास की बात करनी है। भास, ये 5 जो है आपके साहित्यकार हैं जो प्रमुख हैं। और भी नाम आपको याद हों तो मेरे ख्याल से इतने नाम मोर देन सफिशिएंट है। 125 शब्दों में इनको आसानी से लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। फ्रेम पहले हम लोग कर लेंगे। अब क्या है कि इसमें महत्व आदि कुछ पूछा नहीं है, तो इनका जो है भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और अन्य भागों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनको हम थोड़ा बहुत लिखते चलेंगे। ठीक है ना? तो गुप्त काल भारत की संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। इसको हम प्रश्न का हम डिटेल उत्तर लिखेंगे। इसको हम लोग ग्रीन से कर लेते हैं। गुप्त काल प्राचीन भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है ना? गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, ऑफ एंशिएंट लिटरेचर। तो पहले यहीं से हम शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें स्वर्ण युग में सबसे महान और शानदार समय भी यह माना जाता है कि गुप्त काल जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग और साहित्य के परिप्रेक्ष्य से सबसे महान और शानदार समय भी माना जाता है। साहित्य के परिप्रेक्ष्य में
महान और शानदार, ग्रेट एंड ग्रैंड। शानदार युग समय कहा जा सकता है। और उसमें भी स्पेसिफिकेशन किसका है? संस्कृत साहित्य का। क्लियर है ना? इसमें आप देखेंगे कि गुप्त राजाओं ने शास्त्रीय संस्कृत साहित्य का बड़े स्तर पर संरक्षण किया। गुप्त राजाओं ने बृहद स्तर पर ये शब्द जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्या है? शास्त्रीय संस्कृत साहित्य। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। और जो लोग भी लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लिखने में बड़ी समस्या होती है, तो उनको क्या करना है? धीरे धीरे देख करके लिखना है। मेरे साथ देखिए, लिखते रहिए। इस तरीके के कार्यक्रम आप देखते हैं कि बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, बहुत ही कम शिक्षक हैं, बहुत सी कम संस्थाएं हैं जो आपको इस तरीके से ट्रेंड करती हैं। तो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य का इन्होंने संरक्षण किया। उन्होंने संस्कृत के विज्ञानों और कवियों को उदारतापूर्वक उन्होंने मदद की। अब देखिए, किसी भी काल में अगर हम इसकी बात करें, संरक्षण की बात करें, तो आपको पता ही होगा कि अगर राजा महाराजा अगर इनको अपने संरक्षण में नहीं रखेंगे तो साहित्य का विकास नहीं हो पाएगा। चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, सभी में आज भी आप देखते हैं कि सरकार द्वारा, जो वर्तमान लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनके द्वारा भी हमने कवियों, लेखकारों, साहित्यकारों को संरक्षण करना पड़ता है। उनको अलग से अवार्ड, उनके जीवन यापन के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको आदि को हमें क्या करना होता है? देना होता है। तो गुप्त राजाओं ने शास्त्रीय संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को और कवियों को, नाटककारों को उदारतापूर्वक मदद की। साथ ही उन्होंने साहित्यकारों, कवियों और नाटककारों की उदारतापूर्वक मदद की। क्लियर है? इनको हर प्रकार का जो है, चाहे वह अपने राजाओं का संरक्षण हो या उनको जो है आर्थिक मदद हो, ये सभी इन्होंने संस्कृत भाषा के, जैसे क्या हुआ कि इससे जो है संस्कृत भाषा जो है हमारी बहुत समृद्ध हुई और संस्कृत भाषा जो है सुसंस्कृत और शिक्षित लोगों की भाषा बन गई। क्लियर है ना? तो इसी कारण गुप्त काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ, समृद्ध हुई तथा यह सुसंस्कृत, कल हमने जो है कल्चर्ड में सुसंस्कृति लिख दिया था, संस्कृति नहीं होता है, सुसंस्कृत और सभ्य लोगों की भाषा बन गई और सभ्य लोगों की भाषा बन गई।
उस समय जो है माना जाता है कि संस्कृत जो है आम जन की भाषा भी थी, लेकिन संस्कृत को सीखना कुछ एलीट वर्ग के ही लोगों का हिस्सा था, तो शिक्षित लोगों की भाषा तो ये बनी ही बनी। और इसके जो है कई महान नाटककार, कवि और विद्वान इस अवधि के दौरान जो है दिखाई दिए, जो संस्कृत की महान ऊंचाइयों तक ले गए। तो इस काल में कई साहित्यकार, नाटककार और कवि पल्लवित हुए जिन्होंने इसको संस्कृत भाषा को क्या किया, जिन्होंने इस अवधि के दौरान इतना कार्य किया कि संस्कृत में इनका कार्य जो है वह उनकी महान ऊंचाइयों तक ले गए। यानी कि संस्कृत के कार्य को, यानी कि इस दौरान जो है कई नाटककार, कवि और विद्वान इसके दौरान जो है संस्कृत में कार्य को महान ऊंचाइयों तक ले गए और संस्कृत के कार्य को महान ऊंचाइयों तक ले गए। तो ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें मिलेगा नहीं। ऊंचाइयों तक ले गए, जिन्हें हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जिसे हम निम्न रूप से देख सकते हैं। तो ये पहला पैरा हो गया आपका। लगभग हमें लग रहा है कि 50-60 वर्ड जो हैं, 60-70 वर्ड इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कंटेंट इसमें है नहीं। तो अगला जो है हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें जो है, कौन कौन से, जैसे उदाहरण के लिए पहला जो है अपना वो आ जाएगा कालिदास का ही। अब कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, आपको पता ही है कि भारत का इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके पास समय नहीं है कि इतना डिटेल में आप लिखेंगे, फिर भी हम लोग इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं 2 से 3 लाइन में इनको ख़त्म करना है। तो महान कवि कालिदास ने बहुत सुंदर कविताएं, नाटक लिखे हैं, ठीक है ना। आप लिखेंगे महान कवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर नाटक और कविताएं लिखे हैं। महान कवि कालिदास ने ढेरों नाटक और कविताएं लिखी हैं, ठीक है ना। और माना जाता है कि ये भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, भारतीय जो है लिटरेचर के बहुत बड़े प्रणेता हैं ये। और संस्कृत में उनकी रचनाओं को साहित्य रत्न माना जाता है, ठीक है ना। संस्कृत में उनकी रचनाओं को साहित्य रत्न माना जाता है। साहित्य रत्न यानी कि लिटरेचर ज्वेल, ठीक है ना, माना जाता है।
अब ये साहित्य रत्न इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं, नाटक हैं, उनको इन्होंने क्या किया है, भावुक नाटक लिखे हैं, ऐसी कविताएं लिखे हैं, मनोरम कविताएं, नाटक और अद्भुत कौशल की कविता, जैसे मेघदूतम है, ऋतंबरा, ठीक है ना, कविताएं जो है इनकी मेघदूतम, ऋतंबरा, क्लियर है, ऋतंबरा आदि हैं। इनकी नाटक और कुछ कविताओं के नाम आप लिख देंगे। तो आगे हम देखेंगे आगे हम देखेंगे कि इनका जो है कुमार संभव और रघुवंश, ठीक है ना, कुमार संभव और रघुवंश, आदि इनकी कविताएं हो गई। साथ ही अगर हम इनके नाटक की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविकाग्निमित्रम तथा इनके प्रमुख नाटक मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश कुमार संभवम तो हो गया। इसमें हम लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम। अब देखिए जितने नाम आपको याद आए वो आप लिख सकते हैं, सभी नहीं याद आ रहे हैं तो 2-4 नाम भी, और अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमो वर्षीयम, और एक सबसे बड़ा है मालविका और अग्निमित्र का मालविकाग्निमित्रम, ठीक है ना, मालविकाग्निमित्रम, क्लियर है। ये हो गया आपका इनके प्रमुख नाटक और इनकी कविताएं। जब दूसरे हम उनके साहित्यकार की बात करते हैं तो विशाख दत्त का नाम हमारे सामने आता है। विशाख दत्त जो है इसके दौरान, इस अवधि के दौरान, यानी कि गुप्त काल के प्रमुख लेखकों में माने जाते हैं, और उनके जो नाटक हैं उनमें 2 महान और ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है ना। विशाख दत्त जो है इस अवधि के महान नाटककार माने जाते हैं। दूसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा, विशाख दत्त, इस अवधि के गुप्त काल के महान नाटककारों में से एक। क्या हो रहा है, सॉरी, गुप्त काल के महान नाटककारों में से एक। जिनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम बात करें तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये नाम आप याद रखिएगा। और यहाँ से आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी, देखिए इस तरीके से अगर आप चीज़ों को याद रखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में भी ये पुस्तकें सभी पूछी गई हैं। लगभग 20-25 प्रश्न बने हैं इस पूरे ही एक ही क्वेश्चन से। आप देखेंगे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। अब इसमें क्या क्या है ये हमारा विषय नहीं है। इन्होंने सामाजिक और जो उस समय की स्थितियां थी, आर्थिक गतिविधियों को भी दर्शाया है। तीसरा अगर हम बात करें तो शूद्रक आते हैं जिन्होंने
कई रोमांचक नाटक लिखे हैं। अब मुद्रा राक्षस जो है, इसके बारे में अगर डिटेल आप जाएंगे तो ये पहली जो है क्या है, जासूसी ग्रंथ है, दुनिया का पहला जासूसी ग्रंथ, ठीक है ना। जो आप सीआईडी आदि देखते हैं जिस तरीके से, और इस समय जासूसी ग्रंथों का काफ़ी वो चलता है, शेरलॉक होम जैसे, उस तरीके से बहुत पहले जो है मुद्रा राक्षस पहला जासूसी ग्रंथ है। तो इसके बारे में हमें डिटेल नहीं लिखना है क्योंकि 125 शब्द हैं, हम कितना समय देंगे। शुरू के प्रश्नों पे मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप सभी को लिखने का तरीका पता चल जाए, फिर आगे जो है धीरे धीरे हम लोग फ्रेमिंग में ड्रिल करेंगे। क्लियर है ना। तीसरा जो है शूद्रक। अब शूद्रक जो है यह रोमांचकारी नाटकों के लेखक माने जाते हैं। टॉयकॉर्ट, जिसको मृच्छकटिकम, इनके लेखक की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो मृच्छकटिकम के द्वारा किए गए हैं। तो उस समय के क्या है, शूद्रक कौन है? गुप्त काल के महान नाटककार, जिनके नाटक जो है रोमांचित कर देने वाले हैं, जिनके नाटक रोमांचित कर देने वाले हैं। क्लियर है। तो अब ये इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको टॉयकॉर्ट बोला गया है या मृच्छकटिकम, जो उस समय की जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां थी उसका एक बड़ा स्रोत था, ठीक है ना। इनकी सबसे इनका रोमांचित कर देने वाला नाटक जो है मृच्छकटिकम। अब मृच्छकटिकम बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते हैं, तो मूर्छा से जो बनता है मृच्छ और मृच्छका कटिकम, मेरे ख्याल से यही है। मृच्छकटिकम या मृच्छका कटिकम जो है, इसको टॉयकॉर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये टॉयकॉर्ट के नाम से। अब ये नाटक जो है उस समय की, यानी कि गुप्त काल की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानने का एक बड़ा स्रोत है। गुप्त काल की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। जानने का एक प्रमुख स्रोत है। क्लियर है। अब जो है हमने देख लिया, कालिदास को देख लिया, विशाख दत्त को देख लिया, शूद्रक को देख लिया। अब हम बात करेंगे किसको, हरिसेन के बारे में। शूद्रक में जो है हरिसेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। शूद्रक ऐसे होगा। हरिसेन के बारे में आप लोगों को पता ही है, समुद्रगुप्त के बहुत सारे कारनामों का इन्होंने वर्णन किया है। हरिसेन की जो है प्रयाग प्रशस्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। गुप्त काल के महान कवियों और नाटक लेखकों में से हरिसेन थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की प्रशंसा करते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो इनके लिखेंगे कि ये गुप्त काल के महान कवियों और नाटककारों में से एक। कवियों और नाटककारों में से एक।
जिन्होंने क्या किया है, समुद्रगुप्त की वीरता के उपलक्ष्य में कई कविताएं लिखी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख प्रयाग प्रशस्ति, प्रमुख कौन है, प्रयाग प्रशस्ति। क्लियर है? तो ये आपका हरिसेन हो गए। अब आपको पता ही है कि ये लास्ट में जो है हमारे सबसे भास हैं, और इलाहाबाद स्तंभलेख या प्रयाग स्तंभलेख इसको बोल सकते हैं। इनकी कविताएं बहुत सारी हैं, ज़्यादातर माना जाता है कि ये इस हरिसेन जो है वो क्या बोलते हैं, इनकी समुद्रगुप्त के ही बारे में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ठीक है ना। भास, अब इनकी जो है नाटक जो है बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखे हैं, और अपनी जो प्रचलित मान्यताओं में संस्कृत के साथ साथ जो है उस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। ठीक है ना। इन्होंने कई नाटक, अब भास का जो है नाटक जो है कौन सा है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो भास के भी बारे में आप सीधे सीधे लिख देंगे कि भास ने भी कई सारे नाटक लिखे हैं जो उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है ना। इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो गया, और इसको जो है आप डिटेल में लिख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे कई प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं इस समय। 3 प्रोग्राम हैं, जिसमें फाउंडेशन बैच जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाउंडेशन बैच 2 साल का आपका टेन्योर रहेगा। मात्र 7,000 में आपको 2 साल प्री मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है हमारे यहाँ। और अभी अगर अगले 3 दिनों में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4900 रुपये मात्र देने होंगे आपको 2 साल के लिए, और ये सिर्फ 200 लोगों के लिए है। आप लोगों से निवेदन है कि जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी मेंस की, और 5 तारीख से हमारी शुरू हो जाएगी आपके फाउंडेशन बैच की। प्रीलिम्स की जो तैयारी होगी वो आपकी भी 5 तारीख से शुरू हो जाएगी। ऑप्शनल जो है फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग शुरू करेंगे 15 जुलाई से। क्लियर है ना। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। और साथ ही हमारा दूसरा जो बैच है वो है आपका मेंस का। मेंस की फीस मात्र 4500 है। अगर आप अभी लेते हैं मात्र 31-3200 में 30% डिस्काउंट के साथ, 50% के बाद भी 30% डिस्काउंट सिर्फ 100 लोगों के लिए है, और ये सिर्फ जो है कुछ ही दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए आप इसका अवेल कर सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, जो कि मात्र 2100 में अभी पड़ रहा है आपको, जो कि समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो लोग, जिन लोगों की प्रीलिम्स समस्या है, वह यहाँ पर 200 प्लस लाइव क्लासेस के साथ इतने सारे, सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए है। ये सिर्फ जल्द ही सीटें भरने वाली हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे बात करेंगे कि बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में हमें बताना है। अब बौद्ध जैन साहित्य जो है आपके सामने प्रश्न तो आ जाता है, लेकिन हमें लिखने में समस्या होती है, क्योंकि हमें इस पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है ना। और बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो बहुत कम ऐसी पुस्तकें हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है, जिससे कि बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि जैन और बौद्ध जो है ये धार्मिक पुस्तकें और ये ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख करती। पहली बात तो ये जानना होगा। तो ये कैसी पुस्तकें हैं?
धार्मिक साहित्य की रूप में जानी जाती हैं। और साथ ही जो अगर हम बात करें जो हमारे बुद्ध थे, बौद्ध कृतियाँ हैं, जो बौद्ध रचनाएं हैं, उसमें दो प्रकार के साहित्य माने जाते हैं, एक विहित साहित्य, एक गैर विहित साहित्य। विहित साहित्य जो है, जो कि हमारे आज के जीवन का जो मतलब जिसको जाना गया है या जिसके सत्यता की पुष्टि होती है, वो विहित साहित्य है, जिसमें कि त्रिपिटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन तीनों पिटकों के बारे में आप लिख देंगे, विहित साहित्य के रूप में जाता है। गैर विहित साहित्य में जातक कथाएं हैं, जैसे कि बुद्ध के जीवन से हम समझते हैं कि बुद्ध, माना जाता है कि बुद्ध का जीवन लेने से पहले बुद्ध ने 500 से अधिक और जन्म लिए, जिसमें कई जानवरों के भी जन्म गिनाए जाते हैं। तो ये पूरा मगध, दक्षिण बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में जन्म लेने वाली हैं। दूसरा जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य जो है वो क्या है, प्राकृत भाषा में, जैसे कि बौद्ध जो है पाली भाषा में है, और वहीं जो है पाली भाषा में है, और ये जो है आपका किस भाषा में है, आपका प्राकृत भाषा में। इन दोनों में पहला अंतर तो ये हो गया। उसमें जो है आप देखेंगे हरिभद्र सूरी, जो है सूरी नाम के दो लोग मिलते हैं 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में, उनके बारे में हमें बताना है। तो पहले तो एक फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो क्या है कि इसको हम दो भागों में बांटेंगे। इस समय या छठी शताब्दी 600 BC, लिटरेचर। अभी इस समय जो है मुख्य रूप से बुद्धिज्म और जैनिज्म था, एंड जैनिज्म। तो विहित और गैर विहित साहित्य, इसको दो भागों में हम बांटेंगे। पहला जो होगा वो होगा आपका बौद्ध साहित्य, यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, और दूसरा होगा जैन साहित्य। 200 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा डिटेलिंग हमें करनी पड़ेगी। इसमें बौद्ध साहित्य में हमारी दो प्रकार के हैं, विहित साहित्य और गैर विहित साहित्य। अब इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, और मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको बाइलिंगुअल ही कराऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आती हैं। क्लियर है। विहित साहित्य में हमारे त्रिपिटक हैं, और बौद्ध साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखे हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें जो है जातक कथाएं हैं। यहाँ पर जैन साहित्य में अगर हम बात करेंगे तो ये जैन साहित्य की जो कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं कि जैसे विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक हैं। इस तरीके से यहाँ पर जैन धर्म में उतनी पुस्तकें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। हमारे जैन धर्म की बात करें अगर, तो छठी शताब्दी ईस्वी में इनको जो है क्या किया गया था, संकलित किया गया था, और इसमें असंग, उपसंग, प्राकृतनामा, छेदाब सूत्र जैसी कुछ पुस्तकें हैं। इसमें असंग, उपसंग, छेदाब सूत्र आदि, इनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित थी, इनके बारे में लिख लेना है। तो ये एक फ्रेमिंग हो गई आपकी। इसको जो है आप क्या करेंगे, उतार देंगे हूबहू, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तर। तो इसको जो है हमें पूरा प्रारंभ से मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने में सबसे पहला क्या है
कि जो हमारे बौद्ध और जैन साहित्य हैं वह धार्मिक पुस्तकें हैं और ये ऐतिहासिक और ऐतिहासिक व्यक्तियों या घटनाओं का उल्लेख करती हैं। सबसे पहले क्या है कि जैन और बौद्ध की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैन और बौद्ध की धार्मिक पुस्तकें ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन करती हैं कि द लिटरेचर ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिस्क्राइब्स अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सन और इवेंट्स। ठीक है ना, ये क्या करती हैं, ये धार्मिक पुस्तकें रिलीजियस बुक्स हैं एक तो, और ये क्या करती हैं कि ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन करती हैं। का वर्णन करती हैं। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो इसके लिए आप समझ रहे हैं कि देखिए बुद्ध के जीवन से माना जाता है, बुद्ध से पहले बुद्ध ने बहुत सारे जन्म लिए थे, फिर उनके जो है शिष्यों के बारे में आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर बुद्ध तक ही इनकी कहानियाँ मिलती हैं। जातक कथाओं में तो आप देखते हैं कि बुद्ध से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, मेटाफर हैं, बहुत सारे जो है एनिक्टोड हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं जो अब, और वहीं जैन में आप देखेंगे 24 तीर्थंकरों के बारे में ही जानकारियां ज़्यादातर मिलती हैं। अब ये कहानियां जो है बौद्ध जो साहित्य हैं, शुरुआती जो बौद्ध कृतियां हैं वो पाली में लिखी गई हैं। ठीक है ना, शुरुआती बौद्ध कृतियां बाद में इसमें संस्कृत भी आ गया था। जब आप देखते हैं कुंडलवन के बाद जो है कृतियां किसमें लिखे हैं, पाली में लिखी गई हैं। अब जो लिखी गई हैं और ये कहाँ के क्षेत्र में थी, जो मगध और उत्तरी बिहार, अगर हम बात करें मगध और उत्तरी नहीं दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। जो मगध और दक्षिणी बिहार, एक मिनट, बिहार में बोली जाती थी। क्लियर है। और अगर हम बात करें वहीं कि बौद्ध कार्यों को विहित और गैर विहित दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिसको कि हमने बताया था। तो इसको आप जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि बौद्ध साहित्य, इसको आप मैप भी दिखा देंगे, जरूरी नहीं है कि इसको आप जो है किसी अन्य चीज़ में लिखें। तो यहाँ पर आपका दो भागों में बांट सकते हैं हम, क्या है, विहित साहित्य और गैर विहित साहित्य। और गैर विहित साहित्य। तो इसको आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी अगर आपको चीज़ें ज़्यादा लिखनी है। तो विहित साहित्य में आपके सबसे ज़्यादा जो है त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक। अब ये तीन प्रकार के हैं त्रिपिटक, इनको भी आप लिख सकते हैं। विनय पिटक, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप करने से बच जाएंगे।
सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखिए कुछ चीज़ें आप करने से इस ग्राफ के माध्यम से बच जाएंगे, जो कि अभी मैं बताऊंगा कि विनय पिटक किससे संबंधित है। और गैर विहित साहित्य में आप जो है जातक कथाएं हैं, ठीक है ना, जातक कथाएं। अब जातक कथाएं क्या होती हैं, एनिक्टोड हैं, किंवदंतियां हैं। तो इसमें अब देखिए विहित साहित्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो त्रिपिटक शब्द जो होता है, अगर इसको डिटेलिंग करनी हो तो आप बोल सकते हैं कि त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरी, 3 बास्केट्स। विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे विनय पिटक में क्या है, दैनिक जीवन के नियमों और विनियमों से संबंधित है ये, तो ये क्या है आपका डेली लाइफ से संबंधित है, दैनिक जीवन के नियम हैं इसमें। जीवन के नियम, ठीक है। विनय पिटक में क्या है, अब देखिए विनय पिटक में हमने क्या देख लिया कि इसमें दैनिक जीवन के नियम विनियम बताए गए हैं। वहीं सुप्त पिटक जो है नैतिकता पर संवाद है, प्रवचन है, इसमें धर्म से संबंधित है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये धर्म और नैतिकता से संबंधित है। क्लियर है। तो ये सब लिखने से आप बच जाएंगे। हालांकि इसको जो है डिस्क्राइब थोड़ा सा कर देंगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपको। धर्म और नैतिकता से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें कि अभिधम्म पिटक क्या है, तो अभिधम्म पिटक जो है वह मनोविज्ञान से संबंधित है, वह गणितीय समस्याओं पर करता है। तो अभिधम्म पिटक जो है यह दर्शन और तत्व मीमांसा, ठीक है ना, ये क्या है, दर्शन और तत्व मीमांसा से संबंधित है। तो इसको आप लिख लेंगे दर्शन यानी कि फिलॉसफी एंड एपिस्टेमोलॉजी। क्लियर है ना। अब ये जो है जातक कथाएं क्या हैं, तो जातक कथाएं आप देखेंगे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं, तो माना जाता है कि बुद्ध की 500 से अधिक जन्म हुए थे, ठीक है, और 500 में से कुछ जानवरों के भी जन्म माने जाते हैं। तो ये आपका यहां से क्लियर हो गया कि भैया हमारा ये हो गया आपका क्या है, बौद्ध साहित्य एक पेज में आपने निपटा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। अब जैन साहित्य जो है वह कहां पर पाया जाएगा, तो ये वल्लभी में माना जाता है कि जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा में एक तो है, यहां पर बौद्ध साहित्य, यहां पर भाषा इसकी आप क्या लिख देंगे, पाली, पाली भाषा, ठीक है ना। अब ये पाली होता है या पाली होता है, एक बार हमें कंफर्म करिएगा। क्लियर है। तो यहां पर जैन साहित्य के बारे में हम लिखेंगे। दूसरा पैरा जो होगा, दूसरा पेज होगा हमारा, वो जैन साहित्य की बात करेगा। अब जैन लिटरेचर में आप सभी को पता है कि ये किससे संबंधित है, तो जैन साहित्य जो है यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और इनका संकलन माना जाता है कि गुजरात के वल्लभी में 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये साहित्य मुख्यतः कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब ये प्राकृत भाषा कहाँ बोली जाती है, लिखे गए हैं जिनका संकलन
जिनका संकलन या कलेक्शन 6ठी शताब्दी ईस्वी में माना जाता है कि गुजरात के वल्लभी में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। थोड़ा सा इसको हम लोग पतला करें क्या, देखते हैं कैसा हो। इतने पे मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हुआ था, क्लियर है? ये मेरे ख्याल से दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिखेगा तो थोड़ा सा हमें जो है कम स्पेस में काम हो जाएगा। तो इसका संकलन हुआ था। महत्वपूर्ण कार्यों में अगर इसकी हम बात करें तो जैन धर्म के जो साहित्य हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में असंग, उपसंग, प्राकृतनामा, छेदाब सूत्र, माला सूत्र, इन सब नाम लिखते हैं। प्रमुख कार्यों में इनके नाम जरूर आप लिखिएगा। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। आसंग, उपसंग, उसके बाद छेदाब सूत्र, छेदाब सूत्र, प्राकृतनामा, माला सूत्र, नामा और माला सूत्र आदि हैं। क्लियर है ना? आदि आ रहा है पढ़ने में ना? क्लियर है? अब इनके अलावा महत्वपूर्ण कार्य इनके ये देखने को मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो जैन विद्वान हैं जैसे हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र सूरी, जिनको हमने पहले बताया था कि महत्वपूर्ण जैन विद्वानों में थोड़ा सा और मोटा हो तो ज़्यादा सही। महत्वपूर्ण जैन विद्वानों में, वेरी गुड, ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के आपका हरिभद्र सूरी, दो लोग हैं, हरिभद्र सूरी जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके समय थे ये सब भी आप लिख सकते हैं। और जो दूसरे हैं वह हरिभद्र सूरी के अलावा 12वीं शताब्दी के आपको हेमचंद्र सूरी जो है, ठीक है ना, तो इनका भी नाम आपको लिखना है, हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी, क्लियर है? ये 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, ठीक है ना। इन लोगों का कार्यकाल बताइए, किसके कार्यकाल में, हमने डेट दे दी है, और आप जो है राजाओं के नाम बताइए कौन कौन इस समय था, ठीक है। अब जो है इसी में इनका उल्लेख मिलता है, जैन धर्म में कविता, दर्शन और व्याकरण से युक्त एक समृद्ध साहित्य का विकास होता है, जिससे भारतीय साहित्य के विकास में मदद मिलती है। तो जैन धर्म जो है कविता, दर्शन और व्याकरण से युक्त एक समृद्ध साहित्य है। जैन साहित्य कविता, दर्शन और अगर हम बात करेंगे तो इसमें कविताओं का भी संकलन देखने को मिलता है, दर्शन का संकलन मिलता है और व्याकरण से युक्त एक समृद्ध साहित्य का संकलन मिलता है।
समृद्ध साहित्य है। क्लियर है, जिससे भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य के विकास में मदद मिलती है। अब इसका एरिया किधर है, तो इसका मुख्यतः विकास हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में इसको हम लोग देखने को मिलता है। साथ ही जैन ग्रंथों में व्यापारियों के भी बारे में बहुत बार बात की गई, क्योंकि ये दर्शन जो है, ये साहित्य, ये धर्म ही जो है व्यापारियों के आधार पर देखा जाता है। तो इसका प्रमुख जो क्षेत्र है, इस साहित्य का प्रमुख क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, दो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और साथ ही बिहार का जो क्षेत्र है, मगध आदि के क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इससे जो है हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की पहचान मिलती है, जानने को मिलती है, जानकारी मिलती है, ढेर सारे राजाओं और उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको रही, और आशा करता हूँ कि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। और अगला जो प्रश्न है हमारा, जो करंट अफेयर्स से है, आप लोग जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप डे 3 का भी प्रश्न पा जाएंगे। कल जो है डे 3 पर हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, और इसकी आंसर राइटिंग आप लोग नियमित रूप से जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।